हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिजिक्स चॉइस यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, IIT JEE मेन एंड एडवांस के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और फिजिक्स में अपने बेसिक कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स चॉइस के साथ कनेक्ट हों। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जरूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस रेलेवेंट लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के येस और नो में रिप्लाई करें। सो माय नेम इज़ रुपिंदर एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम से, उसके बाद हमारा हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ रेफरेंस बुक्स आपको बता रहे हैं 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। तो हमारी फर्स्ट बुक होगी NCERT। ये स्टैंडर्ड बुक होती है, नेशनल लेवल की बुक होती है और ये बुक कंपलसरी होती है। हर एक स्कूल में इस बुक को प्रेफर किया जाता है। सो NCERT इज़ कंपलसरी बुक। बट क्या प्रॉब्लम आती है, ये बुक बहुत ही शॉर्ट में होगी, एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जो कि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में नहीं आती है। बट ये कंपलसरी बुक होगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो इसी बुक को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सेकेंड बुक है हमारी HC वर्मा। इस बुक को कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है फिजिक्स में तो मैं प्रेफर करूँगी आपको HC वर्मा की बुक। थर्ड बुक हो जाएगी हमारे पास DC पांडे। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो, डील करना चाहते हो कि हम कैसे अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, तो DC पांडे उसके लिए बेस्ट बुक होगी। अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ना चाहते हो, मींस थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, एक अच्छे लेवल की बुक्स मानी जाती हैं SL अरोरा, प्रदीप या फिर दिनेश, आप कोई भी पढ़ सकते हो। अगर आपका स्टार्टिंग टाइम है तो आप प्रदीप बुक या फिर SL अरोरा कोई भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इन बुक्स के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ों को उठाया गया है और बहुत ही डीपली और एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताया गया है। तो बुक्स आपकी कंपलसरी रहेगी NCERT की, ये तो कंपलसरी बुक होगी। अगर आपको अदर ऑप्शन में पढ़ना है तो आप प्रदीप SL अरोरा पढ़ सकते हो। कंसेप्ट्स के लिए HC वर्मा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए DC पांडे होगी। तो हमारी कुछ रेफरेंस बुक्स थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक होगा न्यूक्लियाई के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। मेनली आप एटम्स के बारे में छोटी क्लासेस से पढ़ने लग जाते हो, एटम क्या होता है, मैटर क्या होगा, लेकिन आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा ये न्यूक्लियस के बारे में होगा, न्यूक्लियाई के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है न्यूक्लियाई। व्हाट इज न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई होता क्या है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। उन न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, उन न्यूक्लियस की शेप क्या होगी, उनकी डेंसिटी क्या होती है, क्या सभी न्यूक्लियस का साइज एक जैसा होगा, क्या सभी की डेंसिटी एक जैसी होगी या शेप एक जैसी होगी, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। बट उससे पहले थोड़ा बहुत इंट्रो हम आपको एटम के बारे में बताएंगे, क्योंकि एटम से रिलेटेड और एटम में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कैसे एक्सप्लेन किया गया एटम्स को, उसके लिए हमारा अलग लेक्चर है, अलग वीडियो है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा मेनली फोकस रहेगा न्यूक्लियाई के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही न्यूक्लियस के बारे में है। तो पहले 2-4 पॉइंट्स जो एटम के बारे में आपको ध्यान रखने होंगे। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं, और ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसका मतलब होगा नॉट कट। एटम का मतलब होता है नॉट कट, जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? साइज क्या होगा एटम का? बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा तो इसका साइज होता है 10 की पावर माइनस, देखिए नेगेटिव में पावर है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। दिस इज द साइज ऑफ एटम। शेप क्या होगी एटम की? एटम को मेनली स्फेरिकल शेप में माना जाता है।
एटम को मेनली, हम एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, मेनली स्फेरिकल शेप में माना जाता है। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एटम का मतलब नोट कट होगा, साइज आपको बताया है, शेप क्या होगी, उसके बाद नेचर क्या होता है एटम का। एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब होगा उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज ऑन एटम इज 0। मीन्स जितना इसके अंदर पॉजिटिव कंपोनेंट होंगे उतने ही इसके अंदर नेगेटिव कंपोनेंट होंगे एंड नेट एटम इज न्यूट्रल। हमारा फोकस है न्यूक्लियस के बारे में। सो क्या होता है न्यूक्लियस, किसने डिस्कवरी की? ये एटम है, एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जो किसी भी एटम का 99.9% मास कंटेन करता है। उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। अगर ये हमारे पास एटम है तो ये सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को बोला गया था न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ एटम। एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में लाई करता है, न्यूक्लियस से बाहर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज लाई नहीं करता। न्यूक्लियस किसी भी एटम का 99% मास कंटेन करता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं लगभग एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में ही लाई करता है, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, उनका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। सो एटम का सारा मास न्यूक्लियस में लाई करता है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने इन 1911। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम की सेंट्रल कोर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो एटम का लगभग सारा मास अपने अंदर कंटेन करके रखता है। दैट नेम्ड इज न्यूक्लियस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद बताया रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की। अब हम स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि देखिए जब भी आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हो और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। जितने भी न्यूक्लियर फिनोमिनाज होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिनोमिनाज। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर रहता है या तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। एटॉमिक मास यूनिट हमें एवरेज मास के बारे में बताता है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। न्यूक्लियस के एवरेज मास को बताता है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एवरेज मास, या हम इसको एनर्जी की यूनिट भी बोल सकते हैं क्योंकि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशनशिप। सो ये एनर्जी की यूनिट भी हो सकती है हमारी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट होती है एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। देखिए ऐसा ही यूनिट होती है एनर्जी की जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। तो क्या रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए ये एनर्जी की यूनिट है,
इसको भी हम एनर्जी बोल रहे हैं क्योंकि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मास डिसअपियर होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों एनर्जी की यूनिट्स होंगी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, उसी पे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन atomic mass unit and electron volt. 1 AMU is equals to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा क्या होता है, इसके लिए कुछ टर्म्स आपको बता देते हैं। मिली, माइक्रो, मेगा। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, अगर मिलीमीटर होगा तो 10 की पावर -3 मीटर बन जाएगा। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, मेगा मीन्स 10 की पावर +6, नैनो मीन्स 10 की पावर -9। देखिए मेगा ही आपको +6 वाली पावर का बताया है क्योंकि यहाँ पे हमारा मेगा यूज़ हुआ है। नैनो मीन्स 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, पिको 10 की पावर -12, फर्मी 10 की पावर -15। ये कुछ टर्म्स हैं जो मेनली यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल्स में भी। मेगा का मतलब होगा 10 की पावर +6। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 931.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। तो ये हमने AMU के बारे में बताया, एवरेज मास बता रहा है न्यूक्लियॉन्स के बारे में। देखिए एटम का साइज आपको बताया था 10 की पावर -10 मीटर, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए? न्यूक्लियस एटम के अंदर प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस छोटा होगा एटम से। कितना छोटा होगा वो हमें देखना है। एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर। यहाँ से हम बता सकते हैं एटम 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि एटम का साइज न्यूक्लियस से कितनी अमाउंट से बड़ा होगा? 10 की पावर 5। कई बुक्स में 10 की पावर 4 भी दिया होता है क्योंकि न्यूक्लियस का ऑर्डर 10 की पावर -14 मान लेते हैं। दोनों ही करेक्ट होंगे आपके, 5 हो चाहे 4 हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये AMU के बारे में बताया आपको। नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। 2 हाइपोथेसिस आई। पहली हाइपोथेसिस का नाम था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। पहली हाइपोथेसिस का नाम था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और बाद में आई है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। देखिए पहली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। लेकिन पहले वाली हाइपोथेसिस की कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में, चैडविक ने की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये बताया गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हाइपोथेसिस अब तक चल रही है कि न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपको पता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हम मानते हैं। इनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे और मासेस क्या होंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि पूरी फिजिक्स के दौरान इनका यूज़ होता है, यही वर्ड्स हम यूज़ करते हैं मेनली। देखिए अब न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज टोटली आपका क्या चलता है, इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट जब पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स ही चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कौन से वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव होगा। मास रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मास इज इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31, हम केजी में पढ़ रहे हैं, हम ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं सभी टर्म्स की। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव होंगे। मास क्या होगा प्रोटॉन्स का 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इन पे जीरो होगा, नेट चार्ज न्यूट्रॉन्स पे कितना होगा, जीरो। मास कितना होता है 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। इसको भी अगर हम करेक्ट करके लिखें 1.6726 ये होता है। देखिए यहाँ से अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करें, दोनों का मास क्या है, लगभग सेम है। अगर हम इन डिजिट्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डेसिमल के बाद में है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल्स टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को हमेशा आपको इक्वल मानना है, अलग नहीं मानना। अगर फिर भी हम पूछा जाए कि प्रोटॉन का ज़्यादा होगा या फिर न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट से ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से। तो कुछ चार्जेस और मासेस की हमने बात की। अब देखिए लास्ट रिलेशनशिप में आपको 1 AMU बताया था 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg, और यही अमाउंट किसकी होती है, मास ऑफ प्रोटॉन की, या हम बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। सो our next topic is हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एंड एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए मेनली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इन दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स में कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं। देखिए एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एलिमेंट के एटम्स के अंदर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी काउंट करेंगे जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा। आयंस के लिए हम नहीं ट्रीट करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है, एक नंबर होगा, किसका नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो टोटल प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे और टोटल न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, उनका टोटल सम हो जाएगा
मास नंबर, और इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास? देखिए किसी भी एटम का मास क्या होता है, उसका न्यूक्लियस का मास, क्योंकि एटम का लगभग सारा मास कहाँ लाई कर रहा है, उसके न्यूक्लियस में लाई कर रहा है। सो एटॉमिक मास का मतलब होगा न्यूक्लियस का मास। इसको कैसे लिख सकते हैं? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि एटॉमिक मास होता है, इसकी यूनिट्स होती हैं केजी में, या फिर इसकी यूनिट्स होंगी एटॉमिक मास यूनिट में, जबकि एक नंबर होगा मास नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती हैं, मास नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होंगी, जबकि एटॉमिक मास की यूनिट्स जो मास की होंगी वही यूनिट्स यहाँ पे आएंगी। अब देखिए एनपी, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिख दिया हमने मास नंबर ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए वो रिलेशन आपको पीछे बताया गया था, क्योंकि इसका यूज होता है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इज इक्वल्स टू मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट, या हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू गिव्स द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये रिलेशनशिप है, आगे हम डेंसिटी के लिए टर्म्स को यूज़ करेंगे तब इस रिलेशनशिप का यूज़ होगा। ये इम्पोर्टेंट है, और कई स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि बुक में जो रिप्रेजेंटेशन होगी मास नंबर के लिए लगभग बुक्स में ए रिप्रेजेंटेशन होती है और एटॉमिक मास के लिए एम होती है, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। टोटल एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, व्हाट इज द साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए हमारा टॉपिक था न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्या सभी न्यूक्लियस का साइज एक जैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि साइज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी एटम्स के अलग अलग होंगे तो उनका जो वैल्यूज़ होंगी वो भी अलग अलग आएंगी, उनके जो साइज होंगे, वॉल्यूम होगी, वो भी अलग अलग होंगी। तो हमारा टॉपिक है, पहला है साइज। ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। हमारे पास काफ़ी सारे लार्ज नंबर में न्यूक्लियस हैं, उनके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या सभी का साइज एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। सो साइज के लिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हमने बताया था मास नंबर, और उसको रिप्रेजेंट किया था हमने ए से। अब वॉल्यूम क्या होगी न्यूक्लियस की? देखिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रदरफोर्ड ने और अदर साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको कंक्लूड करके ये बताया गया कि अप टू 90% एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होती है। 90% एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में होगा, बट 10% फिर भी ये डाउट रहा कि इसके अंदर डेविएशन हो सकता है, इसकी शेप स्फेरिकल ना हो के कोई अदर शेप भी हो सकती है, इलिप्सॉइड अदर भी हो सकती है कोई। तो हम जब यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को तो लगभग न्यूक्लियस की शेप को हम स्फेरिकल ही मानते हैं, लगभग इसी डाटा को हम फॉलो करते हैं कि 90% न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होगी। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है
4/3 पाई, मान लिया आर रेडियस है, प्रोपोर्शनल टू ए। 4/3 एक कांस्टेंट टर्म होगी, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होगी। देखिए रेडियस क्या हो रही है, जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका साइज उतना ही ज़्यादा होता है। इस रिलेशनशिप के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी। यहाँ से बोल सकते हैं r³ इज प्रोपोर्शनल टू ए, r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अब देखिए जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो r इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगाया हमने यहाँ पे, दैट इज r0 a की पावर 1/3। r होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r हो जाएगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, a इज द मास नंबर, A is the mass number and R0 को बोलते हैं हम रेडियस पैरामीटर, R0 को बोलते हैं हम रेडियस पैरामीटर, और R0 एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू लगभग या तो हम 1.2 फर्मी या फिर 1.3 फर्मी मानते हैं। अब देखिए फर्मी में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, जिसको हम 1 फर्मी बोल सकते हैं। सो रेडियस किस में आएगी, फर्मी में, तो R0 की वैल्यू भी किस में आएंगी, फर्मी में आएंगी। सो R0 इज नियरली इक्वल्स टू 1.2 फर्मी। इसी डाटा को हमें यूज़ करना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए ए की कोई भी यूनिट्स नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, एक मास नंबर होगा, इसकी यूनिट नहीं होंगी, तो जो आर की यूनिट होंगी वही R0 की यूनिट होंगी। तो आर भी फर्मी में होता है तो R0 भी किस में हो जाएगा, फर्मी में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस रिलेशनशिप से हम क्या बता सकते हैं, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज होंगे तो रेडियस भी चेंज होगी। अगर ए की वैल्यू कम होगी तो रेडियस कम होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेडियस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम 10 न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हर एक न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, उनकी रेडियस अलग अलग होगी, उनकी वॉल्यूम अलग होगी, तो उनके साइज भी अलग हो जाते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियस होंगे सभी के डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट साइज होंगे। तो इस साइज के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेंसिटी, क्योंकि कई बार डेंसिटी पे भी बहुत ही शॉर्ट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी होगी या फिर चेंज होती है। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। पहले हमने पढ़ा साइज, सभी न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होगा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या हम बोल सकते हैं मास नंबर पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास नंबर उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा। और हमने बताया कि शेप क्या मानते हैं, स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप हम मानते हैं। अब हमारी वैल्यू आती है डेंसिटी की, कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बट यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो किसका मास आएगा, न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस का मास मीन्स एटॉमिक मास, क्योंकि एटम का लगभग मास कहाँ लाई करता है, न्यूक्लियस में। और एक रिलेशनशिप आपको अभी पीछे बताया था हमने, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस मास या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय AMU। न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। r को हमने रख दिया R0 A की पावर 1/3, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना r इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3, लेकिन यहाँ पे क्या था, r³ था तो इस पूरे का क्यूब आ जाएगा।
देखिए यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला गया 4 पाई आर नोट का क्यूब ए से ए कैंसल आउट हो गया 3AMU डिवाइड बाय 4 पाई आर नोट का क्यूब। अब देखिए यहाँ से 1 एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। 4 पाई हमें पता होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14। आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। अगर सभी डाटा को यहाँ पे हम पुट करते हैं, सभी वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो डेंसिटी हमें लगभग मिलती है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +17, इतने ऑर्डर की। अब यूनिट्स क्या होंगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मास होता है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा क्या सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी होगी, तो इसका आंसर होगा यस, ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। लगभग सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी। और कितना ऑर्डर होगा, 10 की पावर +17। देखिए 2 के कंपैरिजन में 10 की 17 बहुत बड़ा है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर +17। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो इतनी ज़्यादा है। जबकि अगर हम अर्थ या वाटर की बात करें, वाटर की डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 kg/m³। वाटर बहुत ही कम डेंसर होगा, जबकि न्यूक्लियस हाईली डेंसर होता है। न्यूक्लियस की वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में 10 की पावर 14 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो हमारे यूनिवर्स में सबसे हाईली डेंसर, सबसे डेंसर चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियस होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10 की पावर 17। अब देखिए ये डाटा थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, कई बार 2.1, 2.2, 2.3, बट इसको हम इग्नोर करते हैं। हम मेनली बड़े वाले ऑर्डर को ही देखते हैं, 10 की पावर +17। तो अगर यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं कि हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, मास नंबर को चेंज कर रहे हैं, तो आपकी जो डेंसिटी होगी दैट रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल। साइज बदलता है लेकिन डेंसिटी नहीं बदलती, डेंसिटी लगभग सेम रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। अगर हम रेडियस को बदल रहे हैं, क्या डेंसिटी वेरी करेगी? डेंसिटी कभी भी वेरी नहीं करती, सिर्फ साइज वेरी करता है। और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल होता है। तो आज की हमारी वीडियो थी कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।